हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे CBSE की क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। इसको पढ़ने हम जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 6 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन चैप्टर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है। हम अपने चैप्टर को शुरू कर लेते हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मूवमेंट किस तरीके से होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि लिखा हुआ है सम मूवमेंट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ। क्या होता है, कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जो ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं रहती है, ठीक है। कुछ मूवमेंट होती है जिनसे ग्रोथ होती है, जैसे कि कोई बीज है, जब वो बीज उगेगा, मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, उससे पौधा बनेगा, फिर उससे एक पेड़ बनेगा। तो ये तो एक ऐसी मूवमेंट है जिससे कि ग्रोथ हो रही है। लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जिनसे ग्रोथ नहीं होती, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से मेरी ग्रोथ नहीं होगी। तो बोलना भी क्या है, मेरा मुंह चल रहा है, इसके अंदर तो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, लेकिन इससे ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है। तो कुछ मूवमेंट तो ऐसी होती हैं जिनसे ग्रोथ होती है और कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जिनसे ग्रोथ नहीं होती है। वही यहाँ पर दे रखा है कि सम मूवमेंट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ। कुछ मूवमेंट ऐसी होती हैं जो कि ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं रहती हैं, ठीक है। कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं होती, मतलब कुछ गतियाँ तो होती हैं लेकिन उनसे वृद्धि नहीं होती, उनसे जीव का जो शरीर होता है उसमें विकास नहीं होता है, ठीक है। ये दे रखा है, जैसे कि इसके एग्जांपल है अ कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलोज चेविंग, ठीक है। जैसे कि कोई बिल्ली है वो दौड़ रही है, या बच्चे खेल रहे हैं, या कोई भैंस है वो जुगाली कर रही है। तो ये सब क्या है, ये ऐसी मूवमेंट्स हैं, ऐसी मूवमेंट है जिनसे ग्रोथ नहीं होती है। यहाँ पर दे रखा है कि एक दौड़ती बिल्ली, ठीक है। क्या दे रखा है यहाँ पर, एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे और जुगाली करती भैंस। ये क्या, ये ऐसे कुछ उदाहरण है जिनसे क्या होता है, जिनसे कि जो ये मूवमेंट है, क्या ये ऐसी मूवमेंट है जिनसे कि ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये मूवमेंट्स होती हैं, क्या होती हैं, ये मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारी बॉडी के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में जो कंट्रोल रहता है वो किस किस तरीके से कंट्रोल होता है, और जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या होता है। कोऑर्डिनेशन को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये अब हम देखते हैं, ठीक है। यानी कि जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है वो अब हम जो है देखते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन है द वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्या लिखा रखा है कि वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर वे टू प्रोड्यूस एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। क्या कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का, अलग अलग हिस्सों का एक साथ में काम करना, जिससे कि क्या हो एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्रिएट हो, एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी दे सके, जिससे कि क्या हो, किसी भी स्टिमुलस के खिलाफ या उसके रिस्पेक्ट में उसको रिस्पॉन्स दे सके, किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कर सके हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स एक साथ मिल करके। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये देखा है यहाँ पर वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, वर्किंग टुगेदर एक साथ काम करना, किसका, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का, किसी भी एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय, ठीक है। हिंदी में भी ये लिखा हुआ है कि किसी जीव के शरीर के विभिन्न भागों का एक साथ कार्य करना, मतलब कोई जीव है, कोई भी जीव है, उसके अलग अलग हिस्सों का, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का एक साथ में काम करना, जिससे कि क्या हो, उद्दीपन के लिए उचित अनुक्रिया हो सके। तो उसको हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। यानी कि शरीर के अलग अलग हिस्सों का एक साथ काम करना क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। अब यहाँ पर आपने एक वर्ड देखा, स्टिमुलस। क्या होता है स्टिमुलस, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में उद्दीपन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, जो भी हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है, हमारी बॉडी के बाहर जितना भी चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। यानी कि जो भी इन्वायरमेंटल चेंज है, जो भी वातावरणीय परिवर्तन है, उसको हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, या फिर मेरे सामने कोई बर्तन रखा हुआ बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये सब एक स्टिमुलस है। मेरे सामने कुछ लोग लड़ रहे हैं, तो ये सब क्या, ये एक स्टिमुलस है। मेरे चारों तरफ बहुत ज़्यादा लाइटिंग है, अगले कमरे में बहुत कम लाइटिंग है, ये क्या, ये स्टिमुलस है, क्योंकि मेरे चारों तरफ में क्या है, इन्वायरमेंट में चेंज है, एक तरफ कम लाइटिंग है, एक तरफ ज़्यादा लाइटिंग है, ठीक है। कुछ लोग लड़ रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ जो मेरे इन्वायरमेंट में हो रही है चारों तरफ, वो क्या है, वो एक स्टिमुलस है। अब उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, उस उद्दीपन के जवाब में हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों को एक साथ में काम करना है, क्या कहलाता है, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का एक साथ में काम करना है, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड हो और आपने ज़्यादा मोटे कपड़े ना पहन रखे हो, तो क्या होगा, आपको ठंड लगेगी, आप कांपने लगेंगे। तो ये कांपना क्या है, कांपना ही एक कोऑर्डिनेशन है। क्या है, कांपना एक कोऑर्डिनेशन है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बहुत ज़्यादा ठंड क्या हो जाएगी, एक स्टिमुलस हो जाएगी। अब उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हम कांप रहे हैं,
हम शिवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि इस स्टिमुलस को हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कांप रहे हैं, तो कांपना ही क्या हो जाएगा, हमारा एक कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। और जो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है वो क्या हो जाएगी, एक स्टिमुलस हो जाएगा। तो किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों का काम करना, अलग अलग पार्ट्स का काम करना, एक साथ काम करना क्या कहलाता है बेटा, एक साथ में काम करना कहलाता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि हिंदी में जिसको हम कहते हैं समन्वय। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समन्वय आपको समझ में आ गया होगा, जिसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और उद्दीपन भी आपको कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा, उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस किसको कहते हैं, ठीक है। आगे स्टिमुलस की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। क्या है, इट इज एन इन्वायरमेंटल चेंज, यानी कि इन्वायरमेंट में होने वाला चेंज, जिससे क्या होता है, एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। क्या होता है, रिस्पॉन्स क्रिएट होता है किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, या किसी की भी बॉडी के अंदर एक ऐसा चेंज जिससे किसी की भी बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स क्रिएट हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या होगा, हमें पसीने आने लग जाएंगे, पसीने आने लगे तो क्या होगा कि रिस्पॉन्स क्रिएट हो गया हमारी बॉडी के अंदर। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी क्या हो जाएगी, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हमारा हो जाएगा स्टिमुलस। तो किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करने लग जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टिमुलस मतलब कोऑर्डिनेशन कहते हैं उसको तो। लेकिन बाहर जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन उसको हम कहते हैं, ठीक है। उद्दीपन ये आसपास के वातावरण में होने वाला परिवर्तन है। क्या है, उद्दीपन क्या है, आसपास के वातावरण में होने वाला एक परिवर्तन है, जिससे कि क्या होता है, शरीर के अंदर प्रतिक्रिया आरंभ होती है। क्या होता है, जो शरीर में प्रतिक्रिया आरंभ करवाता है, ठीक है। जैसे ही गर्म प्लेट को छूना, अब मैंने बताया था मेरे सामने कोई गर्म बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले उसका एग्जांपल लिया था। मान लीजिए आपके सामने कोई गर्म प्लेट रखी हुई है, लेकिन आपको पता नहीं है वो गर्म है, तो क्या वो आपने उसको छू लिया, छूते के साथ क्या होगा, एकदम से हाथ हटा लिया जाएगा। तो ये क्या है, एकदम से हाथ हटाने, क्या है, हाथ हटाने कोऑर्डिनेशन है। गर्म प्लेट क्या है, गर्म प्लेट एक स्टिमुलस हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर का एनवायरमेंटल चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि कोई भी बाहर के एनवायरमेंट में चेंज है जिससे कि क्या हो, एक रिस्पॉन्स क्रिएट हो बॉडी के अंदर, वही क्या कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है एनिमल नर्वस सिस्टम। क्या है, एनिमल नर्वस सिस्टम यानी कि जंतु तंत्रिका तंत्र। इस चैप्टर के अंदर मेनली यही पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। नर्वस सिस्टम के ऊपर ही क्या है, पूरा चैप्टर है, हमारे ब्रेन के ऊपर है, प्लांट्स में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, यही इस चैप्टर के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक। तो देख लेते हैं। इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। क्या कहा गया, अभी मैंने कोऑर्डिनेशन बताया, कंट्रोल तो पता ही, जो भी काम हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको कंट्रोल ही कहा जाता है, जैसे कि बोलना, लिखना, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन सांस लेना क्या हमारे कंट्रोल में है, नहीं। पलक का झपकना हमारे कंट्रोल में नहीं। हमारा दिल धड़क रहा है वो हमारे कंट्रोल में है, नहीं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है वो हमारे कंट्रोल में है, नहीं। तो कुछ चीज़ें तो हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल में होती है, कुछ चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल में नहीं होती है। ये आगे का टॉपिक है, इसमें हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बॉडी के अलग अलग हिस्सों को एक साथ में काम करना। तो अभी कोऑर्डिनेशन को कौन हैंडल करता है, किसकी वजह से कोऑर्डिनेशन हो पाता है हमारी बॉडी के अंदर, वो हो पाता है एनिमल नर्वस सिस्टम है। यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, क्या है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसी की वजह से क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर हो पाता है। किसकी वजह से, तंत्रिका तंत्र की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है कि इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो नर्वस की वजह से होता है, नर्वस टिश्यू की वजह से और मस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू की वजह से मूवमेंट होती है। अब अगर कोई भी रिस्पॉन्स होगा उसके अंदर मूवमेंट तो की जाएगी, तो मूवमेंट किसकी वजह से होती है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। और कोई भी रिस्पॉन्स जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है, नर्वस टिश्यू की वजह से बनता है। तो जो पूरा कोऑर्डिनेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, नर्वस और मस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके अंदर जो जंतु होते हैं उनमें नियंत्रण और समन्वय किसकी वजह से होता है, एक तो तंत्रिका ऊतक और दूसरा है पेशीय ऊतक। इन दोनों ऊतकों की वजह से क्या होता है, समन्वय हो पाता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। आगे लिखा हुआ है रिसेप्टर क्या है, आगे दे रखा है कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी हमारी बॉडी को पता कैसे लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है, रिसेप्टर्स से पता चलती है। हमने कोई चीज़ गर्म चीज़ को छू लिया, एकदम से हाथ हटा लेते हैं, तो हमें पता कैसे चला कि वो गर्म है, वो कौन बताते हैं हमको, रिसेप्टर से हमें पता चल जाता है। हमारे हाथ में कोई सुई चुभ गई, हमारे हाथ में कोई सुई चुभ गई, तो उससे क्या, वो उसका चुभना कैसे हमें महसूस हुआ है, वो रिसेप्टर की वजह से हमें महसूस हुआ है। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय सम स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल नोन एज रिसेप्टर्स। क्या होते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है बाहर की, इन्वायरमेंट की, हमारे इन्वायरमेंट की, अवर इन्वायरमेंट की, हमारे इन्वायरमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कौन डिटेक्ट करता है, उसको रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। कौन डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। और वो डिटेक्ट करके किसको दे देते हैं, नर्वस टिश्यू को दे देते हैं। किस तरीके से दे देते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्राही क्या होती है,
पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के सिरे द्वारा लगाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं हम, ग्राही कहते हैं। क्या होता है, जो भी पर्यावरण में सारी सूचनाएं हैं उनका पता कौन लगाता है, ग्राही लगाते हैं। और ये सूचना किसको दे देते हैं, ये सूचना तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू को दे देते हैं। किस तरीके से देते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा होगा 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, तो उन्हीं सेंस ऑर्गन्स पर ये जो है रिसेप्टर लगे हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आंख है हमारा सेंस ऑर्गन, नाक है, नोज है, टंग, जीभ, इनर ईयर जो कान होता है हमारा, ठीक है, और साथ में स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन हमें छोटी क्लास में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सेंस ऑर्गन पर क्या होते हैं, ये रिसेप्टर यानी कि ग्राही लगे हुए रहते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए आगे दे रखा है नर्वस टिश्यू में, क्या दे रखा है, नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। नर्वस टिश्यू क्या है, इट इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। क्या कहा गया है कि बहुत सारे नर्व सेल जुड़ते हैं और क्या बनता है, एक नर्वस टिश्यू बनता है, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स जुड़ते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, एक नर्वस टिश्यू बनाते हैं। आपने छोटी क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। ग्रुप का सेल का ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो सारी सेल सेम काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो ठीक है, यहीं यहाँ पर ये दे रखा है कि जो नर्वस टिश्यू होता है, क्या होता है, नर्वस टिश्यू होता है वो क्या होता है, बहुत सारी न्यूरॉन से बना हुआ रहता है, यानी कि जो काफ़ी सारे नर्व सेल्स रहते हैं वो बहुत सारे नर्व सेल्स जुड़ते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, एक नर्वस टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू बनाते हैं। और ये नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, ये नर्वस टिश्यू इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। ये क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ट्रांसफर किसकी फॉर्म में करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्फॉर्मेशन इन द सेंस, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई गर्म प्लेट मैंने छू ली, अब मैंने छूते ही हाथ को अपने हटा लिया, लेकिन वो कैसे किया मैंने, मेरे को पता कैसे लगा कि वो गर्म प्लेट थी, तो सबसे पहले तो ग्राही जो मेरी स्किन में लगे हुए, पूरे स्किन में फैले हुए हैं, ग्राही यानी कि रिसेप्टर्स, उनसे पता चला कि बाहर गर्म प्लेट है। अब वो जो रिसेप्टर है वो इन्फॉर्मेशन किसको दे देते हैं, वो नर्वस टिश्यू को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब वो नर्वस टिश्यू को इन्फॉर्मेशन कहाँ पर देते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू को दे देते हैं। ये नर्वस टिश्यू क्या करता है, दूसरे नर्वस टिश्यू को, दूसरे तंत्रिका ऊतक को सूचना देता है। इस तरीके से एक तंत्रिका ऊतक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में क्या होता है, मैसेज जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता रहता है। और कहाँ तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, जिसको हम मेरू रज्जु बोलते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है। इससे क्या होता है, एक रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर और तुरंत हम हाथ जो है हटा लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से काम जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। ये दे रखा है, ये सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है। कौन, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो मैसेज होते हैं, उनको ट्रैवल करना बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है। ये दे रखा है कि इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का कंडक्शन कराता है, इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, किसकी फॉर्म में, वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में किसका काम होता है, नर्वस टिश्यू का काम होता है, यानी कि तंत्रिका ऊतक का काम होता है। क्या होता है, ये सूचना को विद्युत आवेग के रूप में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करता है, संवहन करता है, पहुंचा देता है। अब एक भाग से दूसरे भाग में कैसे पहुंचाता है, इस पर इंफॉर्मेशन किस तरीके से आती है, ग्राही इसको इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं, जो रिसेप्टर है वो नर्वस टिश्यू को इंफॉर्मेशन किस तरीके से देते हैं, वो अब हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो ये एक डायग्राम दिखा रखा है, किसका, ये डायग्राम है नर्वस टिश्यू का, एक डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या दे रखा है हमको, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये न्यूक्लियस है जिसको हम केंद्रक कहते हैं, ठीक। ये क्या है, डेंड्राइट है, ठीक। और इसको ये जो है सारा साइटोप्लाज्म, जिसको सेल बॉडी कहा जाता है, ठीक है। ये जो लंबा से डंडा जा रहा है इसको कहा जाता है एक्सन, एक्सॉन, और ये जो लास्ट वाले हैं ये है नर्व एंडिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपको समझ लेना है कि किस किस तरीके से जो है काम होता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को लेना और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो इन्फॉर्मेशन लेता कहाँ से, तो ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहीं पर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है। रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन इन डेंड्राइट पर दे दी जाती है। जो रिसेप्टर होते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को इन डेंड्राइट पर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये डेंड्राइट से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आगे जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। क्या होता है, जब डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन को ले लेता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है।
जिससे क्या होता है एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में क्या होता है, मैसेज डेंड्राइट से नर्व एंडिंग तक जाता है। क्या होता है, नर्व एंडिंग तक जाता है। अब क्या होता है, एक नर्व एंडिंग और दूसरी नर्व एंडिंग के बीच में कुछ खाली जगह होती है, उसको हम साइनैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम साइनैप बोलते हैं, साइनैप्स। ठीक है, तो क्या होता है फिर उसके बाद दूसरी नर्वस टिश्यू के डेंड्राइट इस तरीके से आ रहे होते हैं। तो क्या होता है, जब यहाँ तक मैसेज आ जाता है तो फिर से केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे क्या होता है कि जो ये बीच का जो गैप है इसको उस केमिकल रिएक्शन की वजह से पार कर लेते हैं, और क्या होता है नर्व एंडिंग से दूसरी जो तंत्रिका ऊतक है, जो दूसरा नर्वस टिश्यू है, उसके डेंड्राइट तक ये केमिकल जो होता है ट्रांसफर हो जाता है। अभी होता कैसे वो आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप। क्या कहा गया, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से ली जाती है, डेंड्राइट टिप पर ली जाती है। इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट टिप, यानी कि जो डेंड्राइट होता है, ये जो डेंड्राइट है यहाँ पर क्या ली जाती है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है। ठीक है, देखो ये यहाँ पर दे रखा है कि इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट टिप ऑफ नर्व सेल एंड सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और जब इंफॉर्मेशन इस डेंड्राइट पर आ जाती है तब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, एंड सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और उस केमिकल रिएक्शन को होने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। डेंड्राइट पर इंफॉर्मेशन आया, उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन होगी, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, यानी कि एक विद्युत आवेग बनेगा। क्या बनेगा, एक विद्युत आवेग बनेगा। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पर, उससे क्या होगा, एक विद्युत आवेग बनेगा। देखो सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतिक मतलब यही वाला भाग, जो डेंड्राइट वाला भाग है, इसको ध्रुमाकृतिक कहा गया इसके अंदर। तो ध्रुमिका कहते हैं वैसे तो इसको, तो ध्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है, यानी कि जो तंत्रिका कोशिका है या तंत्रिका ऊतक है, वो कहाँ पर सूचना को लेता है, वो ध्रुमाकृतिक सिरे पर लेता है। ठीक है, और एक रासायनिक क्रिया यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे क्या होता है, एक विद्युत आवेग पैदा होता है। ठीक है, दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना है, ये जो करंट बना था, एक मिनट, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना था, ये क्या होता है, डेंड्राइट से सेल बॉडी तक जाता है। ये यहाँ पर दे रखा है कि दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी। ये क्या होता है, डेंड्राइट से सेल बॉडी तक आता है। ठीक, फिर उसके बाद आगे दे रखा है एंड देन अलोंग द एक्सोन टू इट्स एंड। और फिर क्या होता है, एक्सोन से होते हुए उसके एंड तक जाता है। ठीक है, क्या होता है, पहले डेंड्राइट तक आएगा, डेंड्राइट से आने के बाद सेल बॉडी से फिर एक्सोन से होता हुआ कहाँ तक जाएगा, उसके नर्व एंडिंग तक जो है जाएगा। ठीक है, ये दे रखा है, यह आवेग ध्रुमिका के कोशिका काय तक जाता है। कोशिका काय कौन सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये येलो वाला पार्ट जो है, ये क्या है, ये कोशिका काय है। तो ध्रुमिका से होते हुए कहाँ पर जाता है, कोशिका काय तक, फिर कोशिका काय से आगे जाता है। ठीक है, फिर कोशिका काय तक जाता है और तंत्रिकाक्ष से होते हुए इसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है, फिर ये वाला जो पार्ट है इसको तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। तो तंत्रिकाक्ष से होते हुए कहाँ तक जाता है, उसके अंतिम सिरे तक जो है जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखा है एट द एंड ऑफ एक्सोन। और जब एक्सोन के एंड पर पहुंचता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज सम केमिकल्स। ठीक है, क्या होता है, जब मैसेज यहाँ पर पहुंच जाता है, क्या होता है, जब मैसेज यहाँ पर पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है, फिर से एक केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। वो उससे क्या होता है, ये जो साइनेप है, बीच की खाली जगह जो है, दो न्यूरॉन्स के बीच की जो खाली जगह है, उसको पार कर लेता है। क्या कर लेता है, उसको पार कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है एट द एंड ऑफ द एक्सोन के एंड पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, वो फिर से कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है, रिलीज सम केमिकल्स, है ना। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और साइनेप। ये क्या करते हैं, ये जो केमिकल हैं, ये जो गैप है यानी कि जो साइनेप है उसको क्रॉस कर देते हैं, उसको पार कर लेते हैं। ठीक है, एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। और क्या होता है, फिर इस साइनेप को पार करने के बाद वो अगले जो नर्वस टिश्यू है उसके डेंड्राइट पर पहुंच जाते हैं, और फिर सेम कहानी वहां से भी जो है होती है। ठीक है, ये दे रखा है कि तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करते हैं, यानी कि जो विद्युत आवेग होता है वो क्या करता है, फिर अपने अंदर से कुछ रसायन निकालता है, कुछ विमोचन करता है, यानी कि कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, ये जो अंतर्ग्रथन होता है, जिसको साइनेप को हिंदी में कहते हैं अंतर्ग्रथन होता है, ये क्या करता है, उस अंतर्ग्रथन को बीच की खाली जगह को पार कर लेता है। ठीक है, और अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका में इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करता है। क्या करता है, अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका में फिर से जो है अपना
प्रारंभ करता है, अपना जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो मैसेज है उसको भेजता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्फॉर्मेशन आया कहाँ से, रिसेप्टर से। रिसेप्टर क्या करते हैं, पहले बाहर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक, रिसेप्टर क्या करते हैं, बाहर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और बाहर से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद डेंड्राइट को दे देते हैं, यानी कि किसको दे देते हैं, वो ध्रुमिका को, हिंदी में ध्रुमिका कहते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो सूचना होती है, वो कहाँ पर आ जाती है, रिसेप्टर से डेंड्राइट पर आ जाती है। किस पर, डेंड्राइट पर, यानी कि ध्रुमिका पर आ जाती है। ध्रुमिका पर आने के बाद क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन के होने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी कि एक विद्युत आवेग पैदा होता है। विद्युत आवेग पैदा होता है। ठीक है, कहाँ पर, जब सूचना किस पर आ जाती है, ध्रुमिका पर आ जाती है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, एक विद्युत आवेग बनता है। ठीक है, और वही विद्युत आवेग कहाँ पर आता है, क्रोमिका डेंड्राइट से, ध्रुमिका से होते हुए किसके अंदर आता है, सेल बॉडी पर, यानी कि कोशिका काय तक आता है। कहाँ तक आता है, कोशिका काय तक आता है। फिर वो कोशिका काय से कहाँ जाता है, फिर वो कोशिका काय से एक्सोन पर जाता है, यानी कि तंत्रिकाक्ष में जाता है। कहाँ जाता है वो, तंत्रिकाक्ष में, यानी कि एक्सोन से होता हुआ जाता है। और फिर एक्सोन से कहाँ तक जाता है, वो नर्व एंडिंग तक, यानी कि जो नर्वस टिश्यू का लास्ट एंड होता है वहां तक जाता है। फिर उसके बाद जब नर्व एंडिंग तक पहुंच जाता है, वो इसके अंतिम सिरे पर पहुंच जाता है। कहाँ पर पहुंच जाता है, अंतिम सिरे पर, अंतिम सिरे पर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक केमिकल रिलीज करता है। क्यों, क्या करता है कुछ, क्योंकि जब इसके बाद अगली तंत्रिका कोशिका होगी, अगला न्यूरॉन होगा, तो जब अगला न्यूरॉन होगा उसके भी क्या होंगे, यहाँ पर ये उसके भी क्या डेंड्राइट होंगे, ध्रुमिका होंगे। तो अब क्या होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाना है मैसेज, मतलब दूसरे न्यूरॉन का किस पर जाएगा, डेंड्राइट पर जाएगा। तो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट पर किस तरीके से जाता है, जब मैसेज नर्व एंडिंग पर आ जाता है, मतलब लास्ट पॉइंट पर आता है, अंतिम सिरे पर आ जाता है, तो वो क्या करता है, कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। क्या करता है, वो केमिकल्स को रिलीज करता है। ठीक है, कुछ रसायन निकालता है। और ये रसायन, ये केमिकल रिलीज क्या करते हैं, जो साइनेप होता है, जो साइनेप बीच की खाली जगह है, क्या करता है, इसको पार कर लेता है और फिर अगली कोशिका के, अगली सेल के किस में पहुंच जाता है, अगली सेल के डेंड्राइट में ये पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, जो मैसेज होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है। ठीक है, ये इसके अंदर दिखा रखा है। आगे देखो साइनेप क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये दे रखा है इसके अंदर, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या दे रखा है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जहां पर इंफॉर्मेशन पास होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है साइनेप। क्या कहा जाता है, उसी को साइनेप कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अंतर्ग्रेथन। दो न्यूरॉन के बीच का संपर्क का बिंदु। ठीक है, जहां सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पारित की जाती है, बीच का संपर्क बिंदु है, जहां पर सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है, उस बीच के बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम कहते हैं अंतर्ग्रथन। ठीक है, देखो यहाँ पर ये एक न्यूरॉन थी, मान लो ये दूसरी न्यूरॉन का क्या है, डेंड्राइट है, दूसरी न्यूरॉन का ये ध्रुमिका है। तो एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन, उनके बीच का जो बिंदु है, जहां से इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगी, उसी बिंदु को क्या कहा गया है, साइनेप, यानी कि अंतर्ग्रथन, उसी बिंदु को जो है कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे दे रखा है, अ सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउज द डिलीवरी ऑफ सच इंपल्स फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर्स सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड्स। तो अब अगला रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है, ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, यानी कि अपने आप हो जाता है। हम हमारे ना चाहते हुए भी एक ऐसा रिस्पॉन्स है, एक ऐसी मूवमेंट जो हमारे ना चाहते हुए भी हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में बॉडी जो अपने आप ऑटोमेटिक मूवमेंट कर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं,
रिफ्लेक्स एक्शन जो है कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। ठीक है, इसके एग्जांपल में जैसे कि किसी भी गर्म प्लेट को छू लिया, कोई भी गर्म प्लेट को छू लिया, ना चाहते हुए भी हाथ क्या हो जाएगा, एकदम से हट जाएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए आप आराम से चल रहे थे, आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए या भौंकने लग जाए तो क्या होगा, आप भागने लग जाएंगे, ना चाहते हुए भी भागेंगे। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपका हाथ किसी गेट में दब जाए तो क्या होगा, ना चाहते हुए भी आप अपने हाथ को खींच लेंगे। या फिर आपका हाथ किसी सुई पर लग जाए, कोई हाथ में आपके सुई चुभ जाए तो क्या करेंगे, आप एकदम से अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेंगे। तो क्या हो रहा है, ये ऐसे मूवमेंट्स हैं, ये ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जो बॉडी के बिना चाहते हुए भी हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, अपने आप एकदम से हाथ हट जाता है किसी गर्म चीज को छूते ही, कि कहीं अगर हाथ किसी चीज पर चुभ गया तो एकदम से हाथ जो है पीछे की तरफ हो जाता है, पूरी बॉडी पीछे की तरफ हो जाती है। अगर कोई बहुत तेज गाड़ी आ रही है, किसी ने एकदम से हॉर्न बजा दिया तो क्या होता है, एकदम से हम पीछे की तरफ हो जाते हैं। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो रहे हैं, अपने आप अचानक से, मस्तिष्क के बिना हस्तक्षेप के, यानी कि दिमाग को बिना बताए एकदम से अपने आप ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल बताए थे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप धीरे धीरे रोड क्रॉस कर रहे थे और एकदम से कोई तेज से हॉर्न बजाते तो क्या होगा, आप डर जाएंगे या फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर आपके हाथ में कहीं सुई चुभ जाए या कुछ नुकीली चीज चुभ जाए तो क्या होगा, हाथ पीछे की तरफ कर लेंगे। या फिर एक एग्जांपल मैंने लिख भी रखा है, विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट, यानी कि किसी भी गर्म बर्तन को या किसी गर्म प्लेट को छुएंगे तो क्या होगा, एकदम से हाथ पीछे की तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, हमारे ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। तो इन ऐसे एक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती रिफ्लेक्स एक्शन की। ठीक, आगे दो और एक्शन हमें पढ़ने हैं, पहला है वॉलंटरी एक्शन और अगला है इनवॉलंटरी एक्शन। ये आपने नवी क्लास के अंदर भी पढ़े थे। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, कार्डियक मसल्स पढ़े थे ना, तो बस वही है वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, तो वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा रिफ्लेक्स एक्शन, वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, वो तो अपने आप हो रहा था। ठीक है, कोई चीज हाथ में चुभ गई, एकदम से हाथ हटा लिया, हाथ गेट में दबने वाला था, एकदम से हाथ को अपने आप को हमने अपने हाथ को क्या कर दिया, हटा लिया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमारी बॉडी अपने आप ही रिस्पॉन्स कर रही है, वो तो हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी एक्शन कौन से होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे कि लिखना, क्या है, लिखना या बोलना या चलना, ये सारे काम क्या है, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। क्या होते हैं, ये कंट्रोल में होते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी एक्शन, यानी कि ऐच्छिक क्रियाएं इनको हम कहते हैं। ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन, ऐसे एक्शंस जो किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति के कंट्रोल में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी एक्शन। उनको हम कहते हैं ऐसी क्रियाएं जो किसी व्यक्ति के नियंत्रण में होती हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम, ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप लिखना किसी व्यक्ति के नियंत्रण में होती है। ठीक है, आगे जैसे कि इसका एग्जांपल दे रखा है, राइटिंग, वॉकिंग, चलना, लिखना, बोलना। ठीक है, ये सारे कैसे एग्जांपल हैं, ये वॉलंटरी एक्शंस के एग्जांपल है। आगे इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शंस का मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है जी, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन, ऐसे एक्शंस जो किसी पर्सन के कंट्रोल में नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। यानी कि अनैच्छिक क्रिया कौन सी होती है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जो हमारे नियंत्रण में होती है उनको हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हार्ट बीट, ठीक है, पलक का झपकना, हमारे शरीर के अंदर खून का दौड़ना, ये सब कैसे एग्जांपल है, सांस लेना, ये सब कैसे एग्जांपल है, ये सब इनवॉलंटरी एक्शन यानी कि अनैच्छिक क्रिया के एग्जांपल हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये सारे मूवमेंट हो रहे हैं लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम चाहकर भी अपने हार्ट बीट को नहीं रोक सकते, हम चाहकर के भी अपनी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को नहीं रोक सकते। तो ये कैसे एक्शन है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है, यानी कि अनैच्छिक क्रिया ये है। ठीक है, आगे आता है हमारा ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। ये आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। ठीक है, वीडियो कैसा भी समझ में आया है या नहीं समझ में आया, का कोई पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए।